Okay, dear friends, this is our 6th episode in मंथन प्रोग्राम। और मंथन प्रोग्राम आप लोगों को बहुत यूज़फुल लग रहा होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक चैलेंज आ रहा होगा, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि इसमें हम बेसिक फाउंडेशन की कोई चीज़ नहीं करा सकते। उसके लिए हमारा अलग कोर्स है, बेसिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन, और ये हमारे एडवांस फाउंडेशन का पार्ट होगा। हम जून तक आपको इसी तरह से ऑनलाइन देते रहेंगे, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो माय स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप इसमें दो बातें डेवलप करें। वे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जिन्होंने जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन कर लिया है, वो हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक से इस तरह से फ़ायदा उठाएं कि इस वीक में पॉलिटी ने कहाँ तरक्की की, मतलब कहाँ उसका डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे मैं पॉलिटी की ही बात ले लूँ, पिछले वीक में आपको आरपी सर ने एक चीज़ बताई थी, याद होगा, कि हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था 31C आर्टिकल का, और बताया था कि आर्टिकल 14 और 19 से कहाँ तक सुरक्षा देता है। ये पूरे वीक ये वाकया फिर चलता रहा है, और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं मुंबई में जो ऑनर्स, फ्लैट ऑनर्स हैं, क्योंकि 31C डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल आप समझ सकते हैं, वो एक्सक्लूसिवली एक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। और इसमें जो प्रोविजन लाया गया वो फंडामेंटल राइट्स के इंक्रोचमेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 39BC की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको सेफ्टी देना था। इतने सारे कन्फ्यूजन हुए, क्योंकि बहुत सारे जुडिशियल रिव्यू आए, केवल केशवानंद केस ही नहीं, उसके बाद मिनर्वा में केस भी आया। अब अभी फिलहाल आरपी सर 9 जो जजेज का बेंच है जो बैठा है, तो अब एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब इन पर निगाह है कि ये 31C को अब किस डायरेक्शन में ले जाए। बिल्कुल। तो फिर आर्टिकल 31C फिर ट्रैवल करेगा, और आपको भी उसके साथ ट्रैवल करना है, और हो सकता है कि एक बार फिर हम लोग इसको डिस्कस करें। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, अगर हम पॉलिटी का मुद्दा देखें तो नागालैंड का बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। अब देखिए, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारे संविधान का 74वें संविधान संशोधन है, उसमें जो अर्बन बॉडीज है उसमें विमेन को 33% का रिजर्वेशन है। अब नागालैंड में 2004 में जो लास्ट चुनाव हुआ उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया। उनका अपना एक ट्राइबल सोसाइटी है जो बोलती है कि देखिए ये गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 371A में जो हमें सुरक्षा दी गई है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की, हमारी सांस्कृतिक पहचान की, वो खतरे में पड़ जाएगी अगर महिलाओं को आप आरक्षण देंगे। लेकिन इस बात को वहाँ के असेंबली ने नहीं माना। अंत में चलिए इस मुद्दे पर फिर एक बार लेजिस्लेशन हुआ, और अब जून में उसका चुनाव होना है। प्रोटेस्ट जारी है। अब देखते हैं, हो सकता है अगले एपिसोड में हम लोगों को जून तक ये डिस्कस करना हो कि नागालैंड में क्या होने वाला है। तो ये जीएस ट्रैवल कर रहा है, हम लोगों को निगाह रखनी है। तो पॉलिटी में तो हम ये दो डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब इकोनॉमी में कई डेवलपमेंट है, वो तो रोज चलते ही हैं। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर का आधा पार्ट आपकी इकोनॉमी का पार्ट होता है, इसलिए गौरव सर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि इकोनॉमी के साथ साथ इन्हें भी बढ़ने पड़ता होगा। और जो मनीषर हैं इनको तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ चलना पड़ता है, और सुबह से शाम तक जब सांस भी लेते हैं तो सांस भी लगता है जैसे उधार कर लिया हुआ है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मुद्दा आएगा। देखिए, फॉरेन पॉलिसी वाले में अभी आपके आरपी सर, मैं आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, तो कुछ टॉपिक्स हम इनके साथ डिस्कस किया करेंगे। तो हम अभी चाइना ने यूरोप की यात्रा की है तो हड़कंप मच गई है, और हड़कंप मचने की वजह यह है कि यूरोप एक ट्रायलेमा से घिरा हुआ है। 3 महाशक्तियों के बीच वो पिस रहा है, यूएसए, रशिया एंड चाइना। अब टर्की को लीजिए तो रशिया का सिंपैथाइजर है। अगर आप फ्रांस को लीजिए तो फ्रांस बहुत डायलेमा में है, क्योंकि उसका हमेशा एंटी अमेरिकन अप्रोच पूरी हिस्ट्री में रहा है, चार्ल्स द गाल के समय से ही। तो फ्रांस अभी उससे नहीं उभरा है।
और चाइना के वहाँ 3 इंपॉर्टेंट क्लाइंट ओवर है। चाइना ने ट्रैवल भी किया है, अभी शी जिनपिंग ने, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो 3 देशों का, फ्रांस, सर्बिया और हंगरी, ये तीनों से उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। अब पूरा जो यूरोपीय यूनियन है वह उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चुंगी लगाने वाला है, मैंने ड्यूटी लगाकर चाइना को परेशान करने वाला है। और चाइना चाह रहा है कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका वर्सेस यूरोप और यूरोपीय देश के बीच अंदर ये 2 कन्फ्लिक्ट से लाभ उठाएं, क्योंकि चाइना को दोहरा फायदा है, क्योंकि यूएसए और यूरोप में अगर दरार बढ़ेगी तो चाइना को फायदा है, अगर प्रो चाइनीज और एंटी चाइनीज यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स में दरार बढ़ेगी तो चाइना को फायदा है। अब कहेंगे भाई हमें क्या लेना देना, तो हम इंडिया को भी लेना देना है। चाइना की अगर कहीं हैसियत बढ़ रही है तो हमारे लिए तो सीधा कंसर्न का विषय है। अगर यूरोप में उसका ज़्यादा स्वागत होता है तो हमें बेचैनी होगी। अब रशिया और चाइना, अब यूरोपीय देश फ्रांस चाहता है कि हम चाइना की बदौलत रशिया को डंप कर दे, हम चाहते हैं हम रशिया की बदौलत चाइना को डंप करें। तो हमारा यहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ भी इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, हो सकता है कि आगे के किसी एपिसोड में, क्योंकि आप जैसे जानते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता, उसी प्रकार से सारा न्यूज हमारे यूपीएससी का पार्ट नहीं बनता। और आरपी सर ने बड़ा ही एक रिमार्केबल स्टेटमेंट कहा, अभी हम लोगों की बात चल रही थी कि हम लोग को यूपीएससी सेंटरिक रहना है, क्योंकि हम लोग को जर्नलिज्म की भाषा नहीं करनी है, हमें वो एपिसोड डील करना है जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये सब कुछ चल रहा है, जनरल स्टडीज़ के में बदलाव आ रहे हैं, हर वीक में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही है। मेरी निगाह एक गाम्बिया पर भी है। गाम्बिया अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एक देश है, वहाँ OIC की बैठक चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स और इस्लामिक कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, 57 मेंबर्स हैं उसके। बात तो आ रही है गाजा के ऊपर कि भाई गाजा पर जो हमला हो रहा है और ख़ास के जो इज़राइल का जो बिल्कुल ही जो कॉर्सिव मेथड है उसके अगेंस्ट में ये कॉन्फ्रेंस है। लेकिन वहाँ पर पहुँच गए हैं तालिबानी, क्योंकि अभी तक उन देशों से तालिबानियों को मान्यता नहीं मिली है, रिकॉग्निशन नहीं मिला है। सो जस्ट तालिबानी आर लुकिंग टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ OIC, वहाँ भी हमारी निगाह है। हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं निगाह हर जगह है, लेकिन टॉपिक हम 4 ही लेकर आए हैं। एक, इंडिया नेपाल रिलेशंस, रिसेंट इशूज एंड कन्फ्लिक्ट्स, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का इशू होगा। दूसरा, ग्लोबल डेट, द ब्रूइंग क्राइसिस एट हैंड। तीसरा है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आरपी सर आपका डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का डिक्लाइन बहुत समय से चुभ रहा था, उस पर कम से कम हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को एक डिस्कशन जरूर चाहिए था। और चौथा है कार्बन फार्मिंग, अ सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, मनीष सर आपको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 5 मंथन प्रीलिम्स फोकस। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारा है कि आप लोग क्यों प्रीलिम्स का क्वेश्चन को सॉल्व करके क्यों नहीं भेजते। हम चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली लिंक हो ताकि आपको फ़ायदा हो इस मंथन प्रोग्राम से ज़्यादा। तो चलिए हम इंडिया नेपाल रिलेशंस की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम गौरव जी से सवाल करना चाहेंगे कि आपको ये ग्लोबल डेट यानी द ब्रूइंग क्राइसिस इन हैंड, अब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में अभी एक डेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सारी कंट्रीज इनडेटेड हैं और ख़ास के उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में 3 नाम बहुत आगे आ रहे हैं। वैसे चाइना और यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा तो इनडेटेड कंट्री यूएसए, फिर चाइना। तो पहले आपको गौरव सर ग्लोबल डेट पर बताएंगे, ग्लोबल डेट है क्या, और हम चाहेंगे कि देखिए इकोनॉमी के टॉपिक में हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अलग हर चीज़ जानते हैं, इन्फ्लेशन अलग जानते हैं, डेट अलग जानते हैं, वो आरबीआई का रोल अलग जानते हैं, हर कुछ अलग अलग जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स वो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में जाने कि अगर ओवरऑल डेट होता है तो उसे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सो
इस टॉपिक को शुरू करते समय मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम पब्लिक डेट की बात करते हैं तो वो क्या है, वो कौन सा पैसा है, कौन लेता है, कौन देता है, कहाँ काम आता है। तो पब्लिक डेट इंक्लूड करता है डोमेस्टिक इंटरनल डेट प्लस एक्सटर्नल डेट। तो भारत जैसा देश जहाँ पब्लिक डेट ज़्यादातर आम पब्लिक का पैसा, इंटरनली अरेंज किया गया पैसा है, वहाँ पब्लिक डेट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। किंतु उतना ही डेट किसी और देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों का पब्लिक डेट बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है, बहुत आप गैप नहीं देखेंगे। भारत का पब्लिक डेट 80% है, पाकिस्तान का 93% है। किंतु पाकिस्तान में वो क्राइसिस है क्योंकि उसमें एक्सटर्नल डेट का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार आपको इसमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डेट उधार लिया किससे जाता है। तो उधार लिया जाता है सरकार द्वारा बैंकों से, और उन बैंकों में पैसा आम पब्लिक ही जमा कराती है, जिसके थ्रू बैंक बॉन्ड खरीदते हैं सरकारी, और उन बॉन्ड के थ्रू पब्लिक डेट से सरकार को पैसा जाता है। अब कुछ बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी रहते हैं और उनके थ्रू भी सरकार लोन लेती है। तो अगर हम अधिक लोन इंटरनेशनल बैंक से ले रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ जाता है। अब इसमें भारत की अगर हम बात करें तो भारत के केस में बड़ा ही टेक्निकल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है जो पीटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का पब्लिक डेट है डेट अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो डेट जो कंसोलिडेटेड फंड में लिखे जाते हैं उसे पब्लिक डेट कहा जाता है। अब बात यह है कि अगर हम बात करें ट्रेंड की कि पब्लिक डेट बढ़ रहा है, तो मैं ये आंसर करने से पहले कि अब बढ़ क्यों रहा है ये बात करूंगा कि पहले कम क्यों था। तो 1990-1980 तक ज़्यादातर सरकारें, एक ट्रेंड था कि अपनी ज़रूरत भर का पैसा छाप लेती थी और उसी पैसे से अपना उधार की और उसी पैसे से एक्स्ट्रा बजटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती थी। इसी कारण उन्हें मार्केट से उधार कम लेना पड़ता था, किंतु करेंसी प्रिंटिंग वो अधिक संख्या में कर लेते थे। किंतु 1980 के बाद आए रिफॉर्म्स ने वर्ल्ड ओवर करेंसी प्रिंटिंग को एक तरह का टैबू वर्ड बना दिया, एक तरह का निंदनीय शब्द बना दिया। तो अमेरिका में जब रेगनोमिक्स और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन्स के समय पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से ये चेंजेस आए। तो धीरे धीरे पैसा छापना इसको बहुत बुरा माना जाने लगा और अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर इसके विरुद्ध कानून बनाया। भारत में 1997 में एक कानून आया, वेस एंड मीन्स एडवांस, जिसके बाद हमने पैसा छाप कर बजटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना बंद कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पर इंटरवीन करूँगा। जी सर। स्टूडेंट्स को डेफिसिट आप कर सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जी सर। और पैसे छापना। जी सर। जो आपने कहा प्रिंटिंग ऑफ मनी, इन दोनों का रिलेशन बता दीजिए। जी सर। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे रेवेन्यू में, मतलब जितना आय सरकार को हो रहा है वो, और जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो व्यय है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कैसे फाइनेंस करेंगे, उस पैसे को कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए हमारी कमाई सरकार की है 97 करोड़, खर्च है 104 करोड़, 7 करोड़ का गैप कैसे सरकार पूरा करेगी। तो जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें सब ऑप्शन खुले हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, ये भी एक ऑप्शन है, किंतु ये राजनीतिक रूप से बहुत सुचारू नहीं होता, बहुत ही सरकारें इसे पसंद नहीं करती, इसका एक राजनीतिक कोस्ट है, तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है। दूसरा है उधार ले लिया जाए, और जो सबसे आसान है वो है नोट छाप लिए जाए। तो 7 करोड़ के आप नोट छाप कर भी पब्लिक में बांट सकते हैं, उसे कहा जाता है मोनेटाइज डेट, डेट मोनेटाइजेशन। सो 2 शब्द हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग आप लिख भी सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप कुछ लिखित नोट्स का साथ में प्रबंध कीजिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड मोनेटाइज डेट, पैसा छापना मोनेटाइज डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग किसी भी तरह से अपने बजट घाटे को पूरा करना। अब आगे एक थोड़ा इंटरवेंशन। जी सर। जी सर। ये जो नोट छापने वाली चीज़ है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में बंद हो गई। जी सर। स्टूडेंट्स एक बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसमें इतनी क्या बुराई थी जिस कारण से बंद हो गई, इसको भी थोड़ा क्लियर। जी सर। जब हम नोट छापकर बाजार में एक्स्ट्रा पैसा उपलब्ध कराते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ा परेशानी है कि हम बाजार में उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में नहीं दे रहे। तो अब ज़्यादा पैसा कम वस्तुओं की खरीद में लगा है, तो उसका मतलब होगा कि हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी।
हम 100 रुपये से 4 चीज़ों को अगर खरीदने निकलेंगे तो हर वस्तु की कीमत ऑन एवरेज 25 रुपये पे आकर टिक जाएगी। किंतु उसी 100 रुपये से हम 10 चीज़ों को खरीदेंगे तो सभी वस्तुओं की कीमत 10 रुपये पे आकर एवरेज टिक जाएगी। ये बड़ा ही सेट प्रिंसिपल है और ये डेटा से हम लगातार इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है। जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना ही इन्फ्लेशन और या फिर मूल्य वृद्धि होगा। तो जब हम सिर्फ पैसा छाप कर बाजार में डाल देते हैं तो वो पैसा किसी प्रोडक्शन सिस्टम से नहीं आया और उसी कारण से सिर्फ पैसा बढ़ा, बाजार में वस्तुएं और सेवाएं नहीं बढ़ी, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़े। तो अधिक पैसा कम वस्तुओं को चेस कर रहा है, इस कारण से हर चीज़ की कीमत बढ़ जा रही है। अगर मुझे अनुमति मिले तो मैं 2 मिनट की एक छोटी सी यहाँ पर एक इतिहास से एक उल्लेख करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए। जी सर। तो इतिहास में जो सबसे धनवान व्यक्ति थे उनका नाम था मनसा मूसा, जो एक किंगडम था जिसे कहा जाता है टिम्बकटू, आधुनिक अफ्रीका में माली। और जो उसके किंग थे मनसा मूसा, वो इस्लामिक थे बाय फेथ, वो मुस्लिम थे और वो एक बार हज के लिए निकले तो इजिप्ट के इतिहास में उनका उल्लेख आता है और वहीं से हम जानते हैं उनके विषय में। अदरवाइज उनकी हिस्ट्री और कहीं प्रिजर्व भी नहीं है। तो उनका उल्लेख ऐसे आता है कि एक बड़े दयालु राजा हैं, जहाँ जाते हैं कोई उनको सलाम कहता है तो उसको सोने का ईंट देते हैं और वो अपने साथ पता नहीं कितने ऊँटों का काफिला लेकर चले हैं जो पूरा सोने से लदा है। तो ये एक वास्तविक कथा है जो इतिहास में हमें मिलती है, इजिप्ट के इतिहास में। तो वो क्योंकि हज के लिए अगर अफ्रीका से आप सऊदी अरब जाएंगे तो इजिप्ट से आपको निकलना होगा। तो वो इजिप्ट से जब क्रॉस कर रहे हैं तो उसका उल्लेख आता है जब राजा वहाँ से आए तो बड़ा शोर मचा लोगों में कि अरे सोना मिल जाएगा, हमारे तो जीवन के सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक ईंट मिल गई तो मेरा पूरा जीवन उससे निकल जाएगा, एक सिक्के से तो मैं घर बना सकता हूँ। तो इस प्रकार लोग वहाँ उनके पास दौड़े, सलाम करते थे, ईंट लेते थे और बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी ईंटें इकट्ठी कर ली। अब जिस गांव में, जिस शहर में वो सबसे पहले घुसे, उन लोगों के पास अचानक से बहुत धन, ईंटें आ गई और उन लोगों ने पहले अपने बाजार में जो था वो सब खरीद डाला। और वो लोग वहाँ नहीं रुके, वो लोग फटाफट आगे 10 शहरों के सब बाजार खाली कराए। और जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते गए तो पता लगा बाजार में कुछ है ही नहीं और सोने की कीमत 1% रह गई। सोने की कीमत उसके कारण 100 गुना घटी, सिर्फ एक राजा के देश को पार करने के कारण। तो मनी सप्लाई, बाजार में वस्तुएं उतनी ही थी किंतु उसको खरीदने के लिए सोना ज़्यादा हो गया तो सोना अर्थहीन हो गया, सोने की कीमत गिर गई। यही पैसे के साथ होता है। छाप कर पैसा आप डालेंगे तो उससे उस पैसे की कीमत गिर जाएगी, किसी का भला नहीं होगा। इसीलिए कहा भी जाता है अगर लोगों को गड़ा धन अगर मिल जाए तो उससे उनका बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वस्तु तो वो वही है, ये धन उन्होंने मेहनत से या अपने परिश्रम से अर्जित नहीं किया है, ये उनको बहुत अधिक लाभ शायद ना दे। अब मैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। तो एग्जाम्पल है जैसे कि जहाँ पे रुपये का डिवेल्यूशन, मतलब करेंसी का जो डिवेल्यूशन है वो मतलब काफ़ी वैल्यू कम हो जाए, तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं वेनेजुएला में जी अभी, तो देखते हैं कि वहाँ पे लोग एक पूरा बॉक्स लेकर जाते हैं 1 कप चाय पीने के लिए। तो अगर महंगाई बढ़ गई, वैल्यू कम हुई करेंसी की, तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा और अच्छा, जो आप कह रहे हैं इसका भी एक उदाहरण है, लेकिन चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फिर भी छोटे में कहना चाहूँगा। जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश था जहाँ ऐसा नोट छपा जिसमें 9 जीरो थे। ओके। $1 बिलियन का एक सिंगल नोट, क्योंकि वस्तुओं की कीमत में कोई रुक ही नहीं रही थी कि कहाँ जाकर वो ठहरेंगी। और यही देश था जिसके कारण बिटकॉइन को पहली बार कुछ मान्यता मिली, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी करेंसी को प्रयोग करना ही बंद कर दिया। और सबसे पहले जिम्बाब्वे में ही बिटकॉइन एक कहे तो प्रैक्टिकल तरीके से प्रयोग होना शुरू हुआ था। और वेनेजुएला के साथ भी यही कहानी है। तो इन दोनों ही देशों की समस्या थी कि इन्होंने अत्यधिक नोट छापे और बाजार में बांटे। सरकार अपने सभी खर्चों के लिए नोट छापती थी, सबकी सैलरी देती थी, किंतु बाजार में उसके नोट से आप खरीदेंगे क्या, वो तो नहीं बढ़ रहा है। अब वापस इस पर आते हैं, पब्लिक डेट पर। तो अगर हम नोट ना छापें और ये ऑप्शन सरकार से ले लिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब डेफिसिट फाइनेंसिंग में 2 ही ऑप्शन बचे, या तो आप कर बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, या फिर आप उधार लेंगे। तो तब से 1980 के बाद से आप एक ट्रेंड देखेंगे, लगातार अलग अलग देशों में डेट का जो रेशियो है वो बढ़ा है। तो ये लगातार बढ़ रहा ही था। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट था 2008 का अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस,
जिसके कारण बहुत सी यूरोपियन इकोनॉमीज क्राइसिस में आई और ग्रीस, पोर्टुगल, आयरलैंड, इटली, जिसको पिक्स इकोनॉमी भी कहा जाता है, हालांकि यूरोपियन ये शब्द पसंद नहीं करते हैं, किंतु इस प्रकार का एक शब्द जर्नलिस्टिक रूप से प्रयोग किया गया था। जैसे भारत के विषय में भी एक टर्म है बीमारू स्टेट्स। अब इसका प्रयोग सरकार ने एक प्रेस रिलीज करके कहा था कि आप किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या किसी रिपोर्ट में इसको प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इससे आप कुछ क्षेत्र के लोगों को टाइपकास्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार पिक्स के साथ भी ऐसा ही है, अब इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको याद रखने के लिए केवल मैं बता रहा हूँ, पोर्टुगल, आयरलैंड, इटली, इस प्रकार से पिक्स इकोनॉमी। सबसे बड़ा डेट क्राइसिस 2010 के बाद यहाँ आया। ये देश आज तक उससे उभर नहीं पाए। उसके बाद 2019-20 में हमारा कोविड क्राइसिस आ जाता है। तो ये सब देश 2010 से उभर ही रहे थे और 2008 के क्राइसिस से उभर ही रहे थे कि 2019 में कोविड क्राइसिस आ गई और अब सबको फिर से उधार अधिक संख्या में लेना पड़ा। इस बीच में कुछ देशों ने अपने लॉ को रिवर्स किया और अत्यधिक संख्या में नोट भी छापे, जिसमें यूके बड़ा उल्लेखनीय है, अमेरिका बड़ा उल्लेखनीय है। इन देशों ने अत्यधिक संख्या में नोट भी छापे, किंतु फिर भी उनको इतना अधिक डेट लेना पड़ा, इतना अधिक उधार लेना पड़ा कि डेट का रेशो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी उसी ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं जो कोविड के बाद हमारा डेट रेशियो लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। तो ये तो हो गया पूरा ग्लोबल ट्रेंड और मैंने आपको 1960 से लगभग 2022-23 तक का ट्रेंड बताया कि ये कम रहता था क्योंकि देश नोट छापते थे। 1980 से धीरे धीरे नोट छापना कम होने लगा। इसके विरुद्ध IMF ने भी अपने सभी रिफॉर्म्स में देशों को कहा कि आप कानून बनाइए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा, तो इस कारण से उधार बढ़ रहा है। अब उधार लेने में क्या समस्या है या उधार अपने आप में समस्या है, इस विषय पर बात करते हैं। क्या उधार समस्या है? क्या डेट प्रॉब्लम है? उत्तर है सीधे रूप से नहीं। अगर हम डेट को मैनेज कर ले तो समस्या नहीं है, किंतु अनमैनेज डेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लगभग सभी व्यापारी, ऐसी कोई बड़ी कंपनी आपको विश्व में नहीं मिलेगी जिसने कभी उधार ना लिया हो। सभी ने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए ना कभी किसी स्टेज पे उधार लिया है। आप कोई भी विकसित देश अगर देखेंगे, उन्होंने भी अपने पास्ट में अत्यधिक संख्या में उधार लिया है। तो उधार लेना समस्या नहीं है। इसके साथ दो चैलेंजेस आते हैं। उधार कितना ले रहे हैं, उधार को अगर आप लिमिट में ले पाए, और दूसरा जो उधार से पैसा आया उसको आप ग्रोथ पर खर्च करें। अगर आप इन दो पैरामीटर के अंदर चलेंगे तो फिर उधार समस्या नहीं होगा। मैं अगेन इसमें एक एग्जांपल दूंगा आपको। दो किसान हैं, एक गांव में दो किसान अलग अलग अपनी स्थिति में 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं। पहला किसान 2 लाख रुपए का लोन लेकर 5 एकड़ जमीन को बाधे पर उठाता है, जिसे हम शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, और उसके बाद वो 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर फसल उगाता है, अतिरिक्त खर्चे करता है। दूसरा किसान वो 2 लाख रुपए के ऋण के साथ परिवार में एक विवाह को, एक शादी को अंजाम देता है, उसका खर्च वो उठाता है। इन दो किसानों में से एक किसान के पास अधिक फसल के कारण अधिक इनकम होगी, अधिक आय होगी, और वो अपना लोन चुका पाने की स्थिति में बड़े साधारण रूप से होगा, बशर्ते कि कोई क्लाइमेट के कारण प्रॉब्लम ना हुई हो। दूसरी ओर, क्योंकि दूसरे किसान ने उधार तो लिया किंतु उसे खर्च ऐसी जगह किया जिससे अधिक आय उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो इसके कारण समस्या में आने की ओर होगा, उसके ऊपर समस्या आने का चांस ज़्यादा होगा। तो यही देशों के साथ भी है। अगर हम पब्लिक डेट ले रहे हैं तो हमें उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना होगा, हमें उसे कैपिटल पर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना होगा। लेकिन अगर हम वही उधार लेकर पुराने लोन वापस करेंगे, उसी उधार से हम सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी पे करेंगे। इसमें डिफरेंशियल इंटरेस्ट भी कुछ रोल प्ले करता है। डिफरेंशियल इंटरेस्ट इन द सेंस, जी सर, कि आप किस टर्म्स पर लोन ले रहे हैं। जी सर, जी सर। मैं सर इस पॉइंट पे आता हूँ, जरा एक मिनट। तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि वो एनालिसिस वाले पार्ट में जब इस टॉपिक को ख़त्म करके हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें डिफरेंशियल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। तो जो मैंने आपको कहा, जैसे अब इसमें बात ये देखिए, पाकिस्तान के अगर हम देखें, पाकिस्तान जो लोन लेता है उसमें उसे बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग पुअर है। और उसकी जगह भारत जो लोन लेता है, भारत को एक मीडियम ब्याज, एक ना बहुत अधिक ना बहुत कम, करीब 7% ब्याज भारत को देना पड़ता है। पाकिस्तान के लिए वही ब्याज 11 से 13% है, और जापान के लिए वही ब्याज 1 से 3% है। तो
जस्ट मैं 1 मिनट इंटरव्यू करूँ, जी सॉरी, क्योंकि आपको बार बार एक्चुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इनको डेट मार्केट की एक सच्चाई बता दीजिए कि उल्टी बात यहाँ होती है, जिनकी रिपेमेंट की कैपेसिटी कम होती है जी उनका इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है, और जिनकी पेमेंट की कैपेसिटी अच्छी होती है उनका इंटरेस्ट कम होता है। ये डेट मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जी सर, देखिए इंटरेस्ट रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस बातों पर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि जोखिम कितना है और बैंकों के खर्चे कितने हैं। इन 2 चीज़ों पर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। अगर किसी को लोन देने में, पैसा वापस आने में जोखिम अधिक है, रिस्क अधिक है, तो उनसे अधिक इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इसीलिए किसान को अधिक इंटरेस्ट पर लोन मिलता है बजाय एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के। बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप भारत में 9% पर ब्याज पर उधार ले लेता है। किसान क्रेडिट कार्ड को हम छोड़ दें और सरकारी स्कीम को छोड़ दें, तो अगर व्यापारिक लोन बैंक से लेता है तो उस पर लोन का भार करीब 10.5-11% आता है, और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से लेता है तो 18%, 15% तक वो रहता है। तो जिसके ऊपर जोखिम जितना अधिक होगा उसको उतना अधिक ब्याज देना होगा। पाकिस्तान पर क्योंकि जोखिम अधिक है, पाकिस्तान से पैसा वापस आने का चांस कम है, इसलिए पाकिस्तान को अधिक ब्याज देना पड़ता है। भारत के साथ जोखिम बहुत कम है तो भारत को मीडियम ब्याज देना पड़ता है। जापान के केस में माना जाता है कोई जोखिम है ही नहीं, तो केवल बैंक अपना खर्चा भर उससे रिकवर करते हैं 1 से 3%। तो इस प्रकार से ये डिसाइड होता है। तो जिसका जैसा रीपेमेंट कैपेसिटी उसको वैसा ही इंटरेस्ट पे करना होगा। आप भी अगर एडवर्टीजमेंट कोई टीवी पर देखते हैं तो आपने देखा होगा सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको इंटरेस्ट रेट उतना कम पे करना पड़ेगा। तो अब हम इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर ये पब्लिक डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं बढ़ रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अलग अलग देशों पर और भारत पर, और इससे क्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई संबंधों पर, राजनीति पर, इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा तो है कि अगर आपका उधार बढ़ेगा तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली आपके उधार को वापस कर पाने की क्षमता। अगर वो क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो मतलब आपके उधार वापस करने के चांसेस अधिक है, और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है तो आपके उधार वापस करने के चांस पुअर है, खराब है। तो क्रेडिट रेटिंग आपकी गिरती जाती है जितना ज़्यादा आप उधार लेते हैं। जैसे अगर मेरी इनकम साल की 20 लाख रुपए है तो मुझे 1 करोड़ रुपए से अधिक उधार नहीं लेना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैं हर साल भी 5 लाख रुपए अगर वापस करूंगा तो 20 साल में मैं प्रिंसिपल वापस करने की स्थिति में रहूंगा। कोई भी व्यक्ति अपनी आय के 1/3 से अधिक उधार में नहीं दे सकता है। तो आप अपनी एक्सपेंडिचर को, जो कि डेट एक्सपेंडिचर है, 1/3 रखेंगे अपनी इनकम का, तो वो मैनेजेबल में काउंट होता है। तो ऐसे ही देशों के लिए भी एक संख्या है जिसकी अब हम बात करते हैं। देश के लिए वो या एक राष्ट्र के लिए वो क्या नंबर है। किसी एक राष्ट्र के लिए माना जाता है 60% डेट टू जीडीपी रेशियो एक मैनेजेबल नंबर है। मतलब उनका साल का जितना प्रोडक्शन है उसका 60% तक अगर वो लोन ले तो वो हमेशा लोन दे पाने की स्थिति में रहेंगे। किंतु अगर ये 60% से बढ़ने लगेगा तो समस्या होगा। फिर भी इसमें एक्सेप्शन है। जापान जैसे देश जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम है वो अपनी जीडीपी का 200% तक भी लोन ले ले तो उनके लिए वो कारगर है। यही कारण है कि अमेरिका का भी डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अधिक है, क्योंकि अमेरिका में भी ब्याज दर बहुत कम है। तो आप किस ब्याज पर लोन पा रहे हैं ये बहुत अधिक निर्धारित करता है कि आपका कितना डेट टू जीडीपी रेशियो हो सकता है। किंतु डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या अधिकतर जो हमारे मीडियम कंट्रीज हैं उनके लिए 60% को एक अच्छा नंबर माना जाता है। अब कोविड वेव के बाद या 2010 के बाद से अगर हम एक ट्रेंड देखें तो ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 90% क्रॉस करते करते 110% जा चुका है, और कुछ टारगेट कंट्रीज में ये 200-250% को भी टच कर रहा है। तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन है, क्योंकि अब इस लेवल पे आके स्थिति ये हो गई है, पुराना उधार देने के लिए या पुराना ब्याज देने के लिए भी आज नया उधार लेना पड़ रहा है। और ऐसे में ये देश पूरी तरह से IMF पर निर्भर हो गए हैं, पूरी तरह से दूसरे बड़े डोनर देशों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ रहा है,
जिससे इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और जिससे इनकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। वो खुलकर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। जैसे पाकिस्तान का अगर हम एग्जांपल लें, पाकिस्तान में IMF के ऑर्डर के कारण बिजली का जो कीमत है या बिजली की जो दर है वो अभी 50 रुपये यूनिट के लगभग पहुंच गई है। पहले वो 15 रुपये यूनिट होता था, किंतु IMF ने कहा आप बिजली घाटे में बेच रहे हैं, आपको बिजली फायदे में बेचनी होगी, तभी आप अपना बजट घाटा पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार IMF ने पेट्रोल पर भी कंडीशन लगाई, अब पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपये पार कर गया। तो ये सब पाकिस्तान की सरकार खुद नहीं कर रही है, ये सब IMF की कंडीशंस के कारण हो रहा है। और IMF जो कंडीशन लगा रहा है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपको बजट घाटा पूरा करना है तो आपको सारी सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये समस्या ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई एक देश सबको परेशान कर रहा है या कोई बैंक मिलके परेशान कर रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो एक साइकिलिक रूप में है। आप जितना अधिक उधार लेंगे आपके ऊपर ब्याज का भार उतना अधिक भविष्य में होगा, और जितना ब्याज का उधार भार आप पर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको और उधार लेना पड़ेगा। तो ये एक साइकिलिकल नेचर की समस्या है, क्योंकि अब हम एक बढ़ते क्रम में है, हमारा उधार बढ़ता जा रहा है, तो ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको रोकने का क्या उपाय है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट है, मैं बस संक्षिप्त में इसको फिनिश करता हूँ। तो इससे एक तो हमारा भविष्य का डेफिसिट बढ़ता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमें ब्याज अधिक देना होगा। दूसरा है क्योंकि हम अधिक से अधिक सरकार ही लोन ले रही है तो बाजार में पैसे की कमी हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर को पैसा नहीं मिलता है, जो कि हमने 2 हफ्ता पहले डिस्कस किया था, डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसमें हमने एक शब्द प्रयोग किया था क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट भी इससे होता है। एक इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन, सरकार अधिकाधिक उधार लेती है तो उससे इन्फ्लेशन भी होता है। तो ये इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बहुत टेक्निकल रूप में या डेटा के रूप में मैंने ना जाकर आपको साधारण रूप से इसको समझाया है। डेटा और टेक्निकलिटीज इस आर्टिकल में है, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, और बहुत सारा जब आप सप्लीमेंट करेंगे मेरी डिस्कशन के साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, क्या भारत पर कोई रिस्क है? तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए एक कानून है जिसको बोला जाता है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें टारगेट रखा गया है कि केंद्र सरकार को अपना डेट टू GDP रेशियो 40% रखना है और हर राज्य सरकार को अपना डेट टू GDP रेशियो 20% रखना है, और जिससे पूरे भारत का ओवरऑल डेट टू GDP रेशियो 60% हो जाएगा। तो अभी हम इससे थोड़ा अधिक 80% के करीब है, किंतु ये हमारा जो नंबर है ये लगातार घट रहा था। कोविड के कारण इसमें अचानक 15% का उछाल आया। अब कोविड के बाद हम फिर से रिकवरी कर रहे हैं, हम फिर से वापस इसको घटा पा रहे हैं। तो भारत सक्सेसफुली अपना डेट टू GDP रेशियो पिछले 20 सालों में कम करता रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ी एक हम कहें तो एक अच्छी बात है, जिसके कारण उस पर प्रेशर का चांस कम है। और इसी कारण से IMF ने कहा था कि पूरे संसार में अभी केवल एक देश है जिस पर क्रेडिट डिफॉल्ट का रिस्क 0 है, केवल एक देश, और उन्होंने उसमें भारत का नाम कहा था। गुड। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट्स के लिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इस टॉपिक का यूज कहाँ होना है? जी सर, देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रिस्क इन द इंडियाज ग्रोथ और व्हाई इंडियाज ग्रोथ इज बिलो द पोटेंशियल, वहाँ पर आप लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और उसमें आप डेट का इशू लाएंगे। दूसरा, सेंटर स्टेट में जैसे अभी केरला का एक क्राइसिस चल रहा है कि उनका डेट टू GDP रेशियो लिमिट के क्रॉस हो चुका है, ऐसे ही पंजाब को लेकर भी क्राइसिस चल रहा है। तो सेंटर स्टेट में ये इशू पेपर 2 में भी आ सकता है। और तीसरा, ये इशू आपका सीधा सीधा इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाई इन्फ्लेशन इज नॉट गेटिंग बिलो ए सर्टेन परसेंटेज, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्या भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी पूरी तरह ठीक है, क्या हम बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है। तो उसमें भी पुअर क्रेडिट रेटिंग और ये सब कारण आपको गिनाने होंगे। ओके, थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब हम RP सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और एक तरह से आप मानिए
तो पीपल्स या डेमोक्रेसी का जो मेन पिलर है उसको पार्लियामेंट को ही माना जाता है, यानी लेजिस्लेटिव को ही माना जाता है, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यही है। लेकिन हम यहाँ इंडिया के कंटेक्स्ट में वैसे तो वर्ल्ड वाइड इसका डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तो बहुत सोचनीय स्थिति है। तो अब डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, किन कारणों से हुआ है, डायरेक्शन क्या है और सल्यूशन क्या है, तो हम आरपी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इस टॉपिक पर आप अपना विचार दीजिए। जी सर ने जैसे इंट्रोड्यूस कर ही दिया टॉपिक कि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उदारवादी लोकतंत्र जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, ये एक संवैधानिक सिद्धांत बना है वैश्विक रूप से, अमेरिका हो या इंडिया हो, कि सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि पार्लियामेंट हम समझ ही रहे हैं। तो अगर ये जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं अगर ये सही है और विधायिका डिक्लाइन में है, इसका मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब शक्ति में कोई गैप आता है ना, तो बाहर से कोई ना कोई शक्ति आकर उसको भरती है। वो जैसे वही ज्योग्राफी में लो प्रेशर हाई प्रेशर विंड वाला है, और हम लोग के शक्ति के सिद्धांत में कहावत भी है कि शक्ति का कभी गैप नहीं हो सकता। इफ़ वन पावर इज़ रिमूव्ड इट विल बी फिल्ड बाय सम अदर पावर। तो पहला तो सर ने जो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया इसका, उससे ही आप इसका महत्व समझिए कि अगर विधायिका यानी कि हमारी जो फेडरल पार्लियामेंट है या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, अगर वो डिक्लाइन में है तो या तो एग्जीक्यूटिव वो काम कर रहा है और या तो जुडिशियरी लेजिस्लेटिव के अंदर घुस के वो काम करेगी। हो जो भी रहा हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो बेसिक सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर, पूरी तरह से हमारे संविधान में वो लागू नहीं होता, लेकिन एक संतुलन सेपरेशन ऑफ पावर में, शक्ति के वितरण में अगर नहीं रहा तो निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म में लोकतंत्र के लिए, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हम लोग इसे उचित नहीं मानेंगे। अब जहाँ तक प्रश्न है कि इस टॉपिक का संदर्भ क्या है, व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए कोई टॉपिक जब आप उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि किस संदर्भ में मैं पढ़ रहा हूँ, और संदर्भ अगर आपका सही है तो आप उस टॉपिक का दायरा भी तय कर पाते हैं कि कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। तो संदर्भ को यहाँ मैं 2 तरीके से इसको रखूँगा। पहला तो संदर्भ बिल्कुल क्लियर है कि इतनी ज़्यादा ये अखबारों में और मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स पे और ख़ास तौर से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स द्वारा ये बात इतनी बार उठाई जा चुकी है कि ख़ास तौर से पिछले 10 वर्षों में संसदीय जो संस्कृति है, संसद के गिरावट का मतलब, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब संसद की बिल्डिंग की गिरावट नहीं है, संसदीय संस्कृति की गिरावट से इसको देखना है कि संसद के क्या भूमिका है, संसद के अंदर उसके कार्यवाही चलने की क्या प्रक्रियाएं हैं। अगर उस प्रक्रियाओं के मूल्य में, अगर उसके क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में भी अगर कोई परसेप्टिबल कोई डिक्लाइन है, कोई विजिबल कोई डिक्लाइन है पिछले लोकसभा की तुलना में या प्रथम लोकसभा की तुलना में, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं ये डिक्लाइन हो रहा है। तो पहला तो संदर्भ ये है कि ये मीडिया में ऑलमोस्ट ये सर्टेन हो चुका है कि डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा संदर्भ ये है कि ये जो डिक्लाइन है, अगर ये बात हम सैद्धांतिक रूप से देखना चाहें तो ये डिक्लाइन ये कोई नया डिबेट नहीं है। इस डिक्लाइन की अवधारणा 1970s से शुरू हुई। तो आज ये डिक्लाइन, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दायरा और संदर्भ समझना है। जैसे कि आपसे पूछा गया डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे कह देंगे हाँ सर हो गया है या हाँ सर नहीं हुआ है। हमें बताना पड़ेगा कि डिक्लाइन कोई नया डिबेट नहीं है। जब आपातकाल देश में लगा था तो उससे बड़ा डिक्लाइन तो आज तक हुआ ही नहीं। किचन कैबिनेट का ज़माना था, उससे बड़ा डिक्लाइन तो हुआ नहीं। एक बार समय आया जहाँ रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट की बातें चली, वो भी डिक्लाइन ही था। तो 70s और 80s में
जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो सामाजिक राजनीतिक रूप से, चाहे वो इंग्लैंड के ऑस्टिन साहब हों या फिर हमारे इंडिया के रजनी कोठारी या फिर सीपी भामरी जैसे लोग हों, प्रताप भानु मेहता जैसे लोग हों, या और भी बहुत लीगल ल्यूमिनरीज, फालियस नरीमन जैसे लोगों को भी ले लें, तो इन सब लोगों का मानना है कि 80 के दशक से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, और वो सिर्फ संसद का नहीं है, मैं इस टॉपिक का कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, कैसे समझना है इसको। इलेक्शन कमीशन में डिक्लाइन, कैग में डिक्लाइन, जुडिशियरी में डिक्लाइन, है ना, PWD डिपार्टमेंट का डिक्लाइन, पुलिस का डिक्लाइन। तो डिक्लाइन कोई एक जगह या किसी एक संस्था में ही हुआ है, यह ऐसा नहीं है। तो एक जनरल एक क्या हुआ भारत देश में कि संस्थाओं का डिक्लाइन एक शायद स्थायी स्वरूप बनता जा रहा है, और पिछले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में संसद के डिक्लाइन पे ऐसी बात क्यों आ रही है। तो इस संदर्भ में आपको पहले इसका दायरा तय करना होगा जहां हमें पढ़ना है। तो इसका बहुत छोटा सा एक उत्तर है कि आखिर डिक्लाइन क्या का हम क्वांटिटी कैसे तय करेंगे, कि क्या वास्तव में डिक्लाइन हो गया है। तो ये बहुत आसान है, तथ्य देखिए, आप चाहे PRS वेबसाइट पे जाके देखिए, अखबारों में देखिए, ये फैक्चुअल और डेटा बेस्ड बात है कि जो अभी 17th लोकसभा ख़त्म हुई या 16th लोकसभा, हम पहले से लेके 17वीं लोकसभा तक की तुलना करें तो 17वीं लोकसभा में 3-4 चीज़ें एकदम परसेप्टिबली कम हैं। जैसे कि कितने बिल जो संसद ने पास किए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफ़र किए गए, क्योंकि अगर संसदीय समितियों को रेफ़र नहीं करते हैं, जहाँ पे असली डिस्कशन और डिबेट होता है, और लोकसभा में या राज्यसभा में चूँकि ये कैमरा चलता रहता है नेताओं के सामने, तो वो सामान्यतया अपनी पार्टी का जो घोषणा पत्र है या राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है उसी के आधार पे बात करते हैं। तो असली जो डिबेट और डिस्कशन या किसी कानून बनने की जो तकनीकी पहलू का अच्छाई बुराई, इसका जो वास्तविक डिस्कशन होता है, जैसे कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, जुडिशियल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कितने सारे केसेस बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर कानून ऐसे लागू हुआ तो ये जो असली काम है लोकतंत्र का, कानून बनाना, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में बिल जाने की संख्या कम हो जाती है तो निश्चित रूप से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि जो विधेयन हो रहा है, यानी कि जो लॉ बन रहे हैं, उन लॉ की क्वालिटीज़ में भी अब इतना ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रहा है। हम लॉ की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? लॉ की क्वालिटी चेक करने के एक ही मतलब है कि कानून लागू होते ही कल से ही कानून के खिलाफ 10 केस कोर्ट में चलने आना शुरू होगा। उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा पता नहीं चल रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में केसेस को रेफ़र करने की जो संख्या पहले 50% से ज़्यादा थी, इस बार 10% के आसपास ही रह गई है। और इसके अलावा तथ्यों पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कमेटीज़ में बिल रेफ़र ना करना पहला। दूसरा, एक बिल को पास करने में औसत समय जो लगता है उसमें ड्रास्टिकली कमी आना। दूसरा, रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के बीच में जो संसदीय एक प्रणाली के अंदर तालमेल होना चाहिए, जो लोकतंत्र का आधार भी है संसदीय प्रक्रियाओं में, उसका पूर्णतया अभाव। चौथा, सेशंस जो लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा उसका ड्यूरेशन तय किया जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि सत्र खत्म होने से पहले ही अचानक ही सेशन को ख़त्म कर दिया गया, या तो स्पीकर साइनाडाई एडजॉर्नमेंट बोल दिया, या तो किसी और तरीके से हुआ। पांचवा, पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ ही अपोजिशन के 100 से ज़्यादा सदस्यों को निलंबित किया गया। ये सब देखिए ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये बार बार संसदीय लोकतंत्र में नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एक ही साथ लगातार सारे पैमानों पे डिक्लाइन या ह्रास या क्षरण या गिरावट हो रहा, इसी को हम संसदीय लोकतंत्र के गिरावट के डिबेट के रूप में समझना है। क्योंकि हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऐसा है कि हमें तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, और निष्कर्ष पे पहुंचते समय भी हमारा दिमाग खुला होना चाहिए। सभी तरह के पहलुओं को देते हुए ही आप ये बोलेंगे कि अब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सांख्यिकीय रूप से ये कहा जा सकता है।
लेकिन इसमें एक बात और समझने की बात है कि अगर ये गिरावट है आज की डेट में, तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, जिसको कहते हैं कि सर गिरावट क्यों हो रहा है, आखिर कुछ कारण तो होगा। तो अब कारण अब एक वही है कि कारण पे जाने के लिए अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ता है कि जब हम कारणों पे विचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा उस समय हम वल्नरेबल होते हैं या चांस होता है कि हम आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे चले जाएं। तो थोड़ा सा कारणों को बताते समय बचना है कि यही वाला सही है या वही वाला सही है। तो इसका एक तरीका होता है कि हम 3-4 कारण बता देते हैं और ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं कि देखो पहला वाला कारण ही गजब कारण है और चौथा वाला तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला कारण बताता हूँ। आप लोक प्रशासन की थियरी पढ़ेंगे या फिर आप गवर्नेंस की थियरी पढ़ेंगे या फिर अगर राजनीतिक शास्त्र में जाके पोस्ट कॉलोनियल थियरी पढ़ेंगे या फिर नियो इम्पीरियलिज्म की थियरी पढ़ेंगे, तो उसमें एक सिंपल छोटी सी बात है कि भारत जैसे विकासशील देशों ने, जिसको पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आज़ादी के बाद हमने पश्चिमी संस्थाओं को अपना लिया। संसद, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी पश्चिमी संस्थाएं थी। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले ये सारी संस्थाएं मूल रूप से विद्यमान नहीं थीं। और ऐसा हमने ही नहीं किया। जितने भी देश लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका और एशिया तक जो डीकोलोनाइज हुए, उन सभी लोगों ने किया। लेकिन पश्चिमी संस्थाओं को अपनाने से पश्चिमी लोगों की क्षमताएं नहीं आ जाती, क्षमताएं नहीं आ जाती। अब इसको अगर थियरी फेयोल और टेलर लोक प्रशासन में जाएंगे या राजनीति शास्त्र में, जैसे मैंने बोला कि बहुत अलग रिक्स की थियरी है, तो उनका एक बिल्कुल, या फिर हमजा अलवी पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्कॉलर रही हैं, इसमें बड़ा फेमस है। सो ऑल ऑफ दीज पीपल से वेरी क्लियरली वन थिंग कि जो विकासशील देश होते हैं वो ओवर डेवलप्ड स्टेट की तरह होते हैं। अब ओवर डेवलप्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये करेंगे, ये संस्थाएं, ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमारे लोगों में या संस्थाओं में उतनी दक्षता नहीं होती, उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, उतना स्किल नहीं होता, उतना विल पावर नहीं होता और उतना पैसा भी नहीं होता कि हम उन चीज़ों को ढंग से लागू करें। तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट इस हिसाब से एक विकासशील देश होने के नाते ये बहुत आश्चर्यजनक कोई विषय नहीं है, पूरी दुनिया में हुआ है। और फिर भी एक बात हमको ध्यान रखना है कि दुनिया के जितने भी देशों ने विकासशील यानी कि थर्ड वर्ल्ड डीकोलोनाइजेशन यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आज़ादी पाई, लगभग सब लोकतांत्रिक सोशलिस्ट देश अपने को डिक्लेयर किए। इंडिया भी उसमें से एक है। इंडिया ही एकमात्र वो देश है जो अभी तक लगातार लोकतांत्रिक रहा है, कोई हमारे अलावा नहीं है। और ये सफिशिएंट अचीवमेंट है इस डिक्लाइन के बावजूद भी। अब दूसरा डिक्लाइन के पीछे जो पहलू ये है कि बहुत ही एक कॉमन सेंसिकल बात है कि जब आपकी संस्थाएं, आपकी राजनीति, आपका समाज एक ऐसे वेलफेयर स्टेट यानी कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी की तरफ चला जाता है जहाँ पे संस्थाओं में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नर की पोस्ट पे जो व्यक्ति गवर्नर बैठा है, राष्ट्रपति के पोस्ट पे जो, तो राष्ट्रपति एक संस्था है, पद पे बैठा हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति है। तो जब संस्थाओं के जो हेड हैं, जिनको संस्थाओं के सारा पावर दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वो पावर एग्रेंडाइज करने लगेंगे, अगर वो पावर खींच के अपनी पर्सनालिटी में लेने की आने की कोशिश करेंगे और एक निजी स्वार्थों के चलते उस पावर का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो व्यक्ति तो पावरफुल हो जाता है लेकिन संस्थाएं कमज़ोर हो जाती। तो संस्थाओं के गिरावट में हमेशा ये होता है, और ख़ासतौर से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के फिनोमेना सर ये ज़्यादा है। ऐसा विकसित देशों में नहीं मिलता है, क्योंकि विकसित देशों में संस्थाएं इस तरीके से बन चुकी हैं और लोगों का इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि संस्थाओं की गिरावट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है जहाँ पे परसेप्टिबली क्लियर हो गया सबको कि ये संस्था बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे किचन कैबिनेट, अब क्या किचन कैबिनेट का मंत्र है कि भाई संसद में जो मंत्रिमंडल का कार्य दिया गया है वो नहीं होगा, वो हम ही करेंगे, हम ही सब हैं। उसी तरीके से अगर रूलिंग पार्टी के पास
मेजॉरिटी है, लोकसभा में तो हमेशा ही होती। तो ये तो सोचने का विषय ही नहीं है कि ऐसा कोई रूलिंग पार्टी होगा इंडिया में जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, तब तो वो होगा ही नहीं ना। अब रूलिंग पार्टी की बहुमत कहाँ मैटर करेगा? वो मैटर करेगा या तो 2/3 बहुमत जो अमेंडमेंट के लिए चाहिए, या राज्यसभा में बहुमत। और वर्तमान सरकार की राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी की भी बहुमत अभी तक तो नहीं है, 10 वर्षों में कभी नहीं आई। तो मेजॉरिटी के होने से डेफिनेटली सरकार के पास एक ताकत आ जाती है कि वो संसदीय जो प्रक्रिया है, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, या फिर और भी है चैम्बर में मीटिंग, लोकसभा द्वारा सारे सर्वदलीय बैठक कराना, मुद्दों को रिजॉल्व करना, संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री द्वारा लोकसभा के स्पीकर और विपक्षी दलों से मिलकर सबके डिबेट का टाइम तय करना, उनको भी उचित सम्मान देना। इन सारे विषयों पे कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि हमको अब किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे, या शायद हम ही सही हैं। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि विधिक रूप से कौन सही है गलत है। देखिए, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, ना संविधान बदला गया है, ना सेशन वाले आर्टिकल 85 या 174 बदले गए हैं, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर वाले आर्टिकल 118 बदला गया है। तो आखिर जब कानूनी रूप से डिक्लाइन नहीं किया गया है तो ये डिक्लाइन हो कैसे गया? यहाँ बस एक चीज़ क्लियर है, अब आपको ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पे जाना होगा, क्योंकि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का या राज्यसभा का या स्टेट की सभी विधानसभाओं का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे बेस्ड। और कन्वेंशन का मतलब एक समझ लीजिए कि काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर इसमें इतना ज़्यादा है लोकसभा के स्पीकर के पास, सरकार के पास, कि अगर उसका यूज, उसका प्रयोग अगर वो लोकतांत्रिक संस्कृति का महत्व रखते हुए नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये बात उठेगी कि कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र की क्वालिटी में, संस्थान की क्वालिटी में गिरावट आ गया है। ठीक है, तो गिरावट आया है। जैसे कि डिप्टी स्पीकर पिछले 5 साल से अपॉइंट ही नहीं हुआ है। ये पहली बार लोकसभा के इतिहास में हुआ है कि अभी हमारी 17वीं लोकसभा डिप्टी स्पीकर के बिना ही चल गई। अब ये है कि डिप्टी स्पीकर कोई कंपलसरी पोस्ट तो है नहीं, संविधान में ये लिखा नहीं है, ये राष्ट्रपति की तरह कि राष्ट्रपति का पद वैकेंट होते ही 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा, लिखा तो नहीं है। लेकिन एक मान के चलना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर का पद सामान्यतया अपोजिशन पार्टीज को दिया जाता है, एक आपसी तालमेल का विषय है। अब ऐसा नहीं किया गया और डिप्टी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया गया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्पीकर अगर है तो और नहीं रहा किसी कारण से, कहीं अपने चैम्बर में मीटिंग कर रहा है तो डिप्टी स्पीकर साहब थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उसका उपाय भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि क्या होता है कि 6 लोगों को पैनल ऑफ स्पीकर्स की तरह से अपॉइंट कर दिया जाता है। लोकसभा के कोई भी अन्य 6 मेंबर, तो देखो कितने लोग, एक तो स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर, 6 लोग और जो इन दोनों के नहीं रहने से भी काम करेंगे। अब डिप्टी स्पीकर बीच में नहीं है तो उन 6 लोगों में से एक आदमी काम कर दिया, तो ना तकनीकी रूप से परेशानी आई, लेकिन संस्कृति में तो परेशानी आई ना। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा जी सवाल करना चाहेंगे। जैसे अब तो बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। आपने बहुत सरल शब्दों में बातें कही। हमें लगता है 3 फैक्टर जी जो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, जो मेरे मन में है, जो आई हैव टू शेयर विथ यू। जैसे एक फैक्टर हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना रहा वैसे, जैसे हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट्रियन मॉडल लिया ब्रिटिश से और अमेरिकन मॉडल से भी हमने बोरो किया। बिल्कुल। तो बहुत समय तक फाइट चला था पार्लियामेंट और जुडिशियरी के जी 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 और जुडिशियरी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल से ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ये था। तो एक इस लड़ाई में, जैसे केशवानंद केस में किसी तरह से जब उसका स्पेस कहीं नहीं मिला
तो केशवानंद केस में अपना जुडिशरी ने एक अपना रास्ता निकाल ही लिया और पार्लियामेंट को बता दिया कि देखो अंतिम ऑनर मैं हूं, तुम अपनी औकात से बाहर कभी मत जाओगे हमसे। एक नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे पश्चिम में है, तो पश्चिम में बेसिकली वहाँ का जो सोसाइटी है उसका सोशल कंपोजिशन अलग है। हमारे यहाँ क्या है कि लॉयल्टी बहुत बटी हुई है, ट्राइबल लॉयल्टीज है, कास्ट लॉयल्टीज़ है, कम्युनिटी लॉयल्टीज़ है। तो लोग जो पार्लियामेंट जैसी जो संस्था है उसके नीचे बहुत सारे मिनी पार्लियामेंट के रूप में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ये इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इनकी लॉयल्टी इतनी बटी हुई होती है कि पार्लियामेंट में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर इसी लॉयल्टी के तहत बढ़ जाते हैं, कास्ट लॉयल्टी, कम्युनिटी लॉयल्टी, रीजनल लॉयल्टी। और तीसरा जो हमें लग रहा है कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और जब तक इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक हम देश में डेमोक्रेसी की परिकल्पना कैसे कर सके। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी रहती तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद पार्लियामेंट का जो हाल हुआ पड़ा है, मजाक बन के एंटी डिफेक्शन लॉ हो रहा है। अब आप तो जानते होंगे एक्सपर्ट के रूप में कि उसको रिमूव करने की बात हो रही है कि उसको अब रिमूव करो, ये बहुत हेडेक हो चुका है। तो यही हम थोड़ा सा इस पर आपसे जी बिल्कुल। देखिए इन्हीं कारणों पे मैं आता भी, सर ने तो वैसे बता ही दिया कि संसदीय लोकतंत्र जब हम अपनाए, बड़ा सोच समझ के अपनाया गया। एक तो हमारी आदत थी अंग्रेज़ों के साथ मिला जुला अनुभव था, लेकिन संसदीय लोकतंत्र अपनाने का एक सबसे बड़ा जो पहचान है या उसकी चरित्र कह लीजिए, वो ये है कि संसदीय लोकतंत्र में अमेरिका के पार्लियामेंट की तरह काम नहीं होता। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एक कार्यपालिका है वही संसद को डोमिनेट करती है। कहने की तो बात यह है कि तीनों विंग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव का ऐसा मिक्सचर है, घालमेल है कि बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटिव इज़ अ वे मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सिर्फ यही नहीं है, इंग्लैंड में भी वही स्थिति है। इंग्लैंड में भी वही स्थिति, कहने के लिए पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब तक सरकार के पास बहुमत है, एक्चुअली सरकार ही पार्लियामेंट है। बजटरी प्रोसीजर्स को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि 1 भी रुपया निकाल नहीं सकते हैं मुझसे पूछे बिना, इसके अलावा लगभग हर चीज़ पे अगर राज्यसभा को कैरी कर लेती है केंद्र सरकार, अगर बहुमत नहीं है तो या बहुमत है तो लोकसभा में तो उसे कभी हारना ही नहीं है ना, क्योंकि लोकसभा में तो हारने का मतलब सरकार है ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो अगर कोई सरकार है, कोई पीएम है, तो लोकसभा में तो उसकी चलेगी ही चलेगी। तो एक ना तो क्लियर है कि संस्कृति का ह्रास में तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन इनहेरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। यही वेस्टमिंस्टर मॉडल भी है, इसी तरीके चला है। और सर का जो दूसरा पॉइंट था कि हमारे मिनी पार्लियामेंट यानी कि डाइवर्सिटी डिवीजन के कगार पे पहुँच जाती है कभी कभी। डाइवर्सिटी तो बड़ी अच्छी बात है, होना ही चाहिए, और हमारे पास है और हम उसको चेरिश करते हैं। भारत देश की ये पहचान है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं राजनीति में या फिर समाजशास्त्रियों द्वारा कि विविधता का बचाव ही भारत का लोकतंत्र है। प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इज डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो डाइवर्सिटी तो रहेगा, लेकिन इस डाइवर्सिटी से क्या हुआ, कास्ट जैसे निगेटिव फैक्टर आए और क्राइम और पॉलिटिक्स का ऐसा रिलेशन बना। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, हम अलग टॉपिक पे नहीं जा रहे, कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के राजनीतिज्ञों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और इससे भी डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन का मतलब क्या है, मैंने नहीं कहा कि बिल्डिंग टूट गई है, अब तो नया पार्लियामेंट भी बन गया, लेकिन डिक्लाइन इस बात में है कि अपोजिशन कहता है कि हम नई बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, वो मॉल है, शॉपिंग मॉल है। अब ये डिक्लाइन है। क्या आपस में सहमति नहीं बन सकती है कि भाई नया बिल्डिंग बन रहा है, उद्घाटन है, देश का पैसा लगा है, जो भी है उसमें हम लोग को नहीं जाना है, कौन सही कौन गलत ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये डिक्लाइन है जहाँ पे अपोजिशन पहले सेशन का बायकॉट कर देता है, इसको हम लोग डिक्लाइन में लेंगे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट प्लस पॉलिटिक्स का नेक्सस, एजुकेशनल लेवल ऑफ मेंबर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज जितना सेशन होता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, मिलन वैष्णव एक बड़े अच्छे इस मामले के रिसर्चर माने जाते हैं, इंडियन है, कार्नेगी इंडोमेंट के वो हेड हैं अभी। तो उन्होंने लिखी किताब लिखी, आर्टिकल लिखा, बड़ा पॉपुलर हुआ। इंडिया में जो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का डिबेट है वो कहते हैं मिसगाइडेड है, क्योंकि असली डिक्लाइन तो विधानसभाओं का हुआ है। राइट। असली डिक्लाइन विधानसभाओं का हुआ है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में
जितने पॉलिटिकल लीडर का दबदबा और तानाशाही है उतना कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती। और जो विधानसभाएं भारत की चल रही हैं, एक साल में उनका जो एवरेज, पूरे राष्ट्रीय एवरेज बता रहा हूँ, कि साल भर में वो कितनी दिन बैठती हैं, 3 सेशन जो कंपलसरी है बैठने के लिए, बैठना ही पड़ेगा, वो बैठती हैं 29 दिन। और कुछ विधानसभाएं तो देश की ऐसी हैं जो 19 दिन भी बैठी नहीं है पिछले 8-10 वर्षों से। विधानसभाओं में किसी भी बिल पर डिस्कशन नहीं होता है, अपोजिशन कैपेबल नहीं है और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मीडिया जगह नहीं देती, तो सब चलता है। तो मामला सिर्फ संसद के डिक्लाइन का नहीं है, ये तो मीडिया में है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, शायद हम डिबेट कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं। तो अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्चुअल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो हमेशा ये देखना है कि एक फेडरल इश्यू है। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट को एक सामान्य तरीके से देखना है कि एक ऐसी संस्कृति बनती जा रही है जहाँ पे कार्यपालिका पे लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, कार्यपालिका उस स्पेस को लेती जा रही है, पार्लियामेंट बहुत सारे कारणों से अपने उस स्पेस को कैप्चर नहीं कर पा रही है, और जो खाली स्पेस इन दोनों के द्वंद से बच रहा है, जुडिशरी उसको भरती जा रही है। ठीक है, अब फिर ये है कि अगर ये है तो हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वे आउट और वे फॉरवर्ड, कि इधर से हम कहाँ जाएं। तो जाने का तो निष्कर्ष बिल्कुल तय है कि संसद का गिरावट नहीं होना चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, दो क्रिटिसिज्म के तौर पे गांधी जी इसको टॉकिंग शॉप भी बोलते थे, लेकिन हम लोग इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, इस पे कोई डिबेट नहीं होगा, एकदम मान के चलना है। तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है तो इसका डिक्लाइन डेफिनेटली नहीं होने देना है। कैसे बचाएंगे? अब कई लोग कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार जो अभी बोल रही है कि अब की बार 400 पार, तो लोगों का कहना है कि सही में अगर रूलिंग पार्टी को 400 मिल जाता है तब तो डिक्लाइन और होगा। देखिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट और मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट में यही अंतर होता है। मेजॉरिटी होना खराब नहीं है, दुनिया के कोई भी पार्लियामेंट हो बहुमत से ही चलता है, बट बहुमतवादी या बहुलवादी लोकतंत्र नहीं है कि बहुमत हमेशा सही ही होगा। अगर ऐसा कोई भावना दिमाग में आएगा तो ये ठीक नहीं है, और हमारे संवैधानिक प्रियम्बल में जो मूल्य जितने भी दिए हैं आप जानते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी होना चाहिए, मेजॉरिटी से ही लोकतंत्र चलता है, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ हमको नहीं जाना है। तो पहला तो ये है कि इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे संसद कितने दिन चलेगा ये फिक्स कर दिया गया है। यूपी विधानसभा का ही रूल है कि 90 दिन सदन चलना चाहिए, लेकिन उसके आगे एक शब्द लिखा है यदि संभव हो तो। अब दिक्कत ये हुआ सर कि आज़ादी के बाद ये कभी संभव हुआ ही नहीं। अगर हम वो शब्द हटा दें यदि संभव हो तो यूपी विधानसभा का बैठक 30-30 दिन का 3 करना अनिवार्य हो जाएगा। तो एक तो है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो आर्टिकल 118 में बनता है, उसी में अगर चेंज करके हम लिख दें या संविधान संशोधन करके 118 में, या जो सेशन वाला आर्टिकल है आर्टिकल 85 में, और विधानसभाओं के सेशन वाला आर्टिकल 174 में अगर हम लिख दें कि भाई 90 दिन चलेगा या जो भी लिखना है, तो उतना चलना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है कि वैधानिक तरीका से हम इसको बदल के कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि कुछ कंपलसरी कर सकते हैं कि भाई कुछ बिल जो इम्पोर्टेंट हैं वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में जाएंगे, क्योंकि कमेटीज़ को अवॉइड करना हित में नहीं है किसी के। क्योंकि हमको मध्य के लोकतंत्र में क्या है कि एक आदमी कितना भी वाइज हो, हम उसके विजडम पे तो देश नहीं छोड़ सकते ना। मिलजुल के डिबेट डिस्कशन करके विमर्शी लोकतंत्र की तरह हमको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ले जाती हैं, तो हमको उस डिबेट और डिस्कशन और थोड़ा सा डिले भी अगर होता है तो लोगों को उस बिल के ऊपर जानने, समझने, क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलता है। तो एफिशिएंसी और इन सब चीज़ों के नाम पे इन सारे पहलुओं को कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और तीसरा तो हमेशा से एक बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति सत्ता या शक्ति में पदों पे बैठा है, संवैधानिक पदों पे, अगर उसके खुद के जो चरित्र में दृढ़ता नहीं है, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से अपहोल्ड नहीं करता है, संविधानवाद से अपहोल्ड नहीं करता है,
तो फिर अब गलती संविधान की नहीं होती है। तो जो लोग उच्च पदों पे बैठे हैं, शक्ति के पदों पे बैठे हैं, उनको निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि संविधान का जो मूल स्पिरिट है उसको अक्षरशः पालन करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं कि हमने कहाँ कानून तोड़ा। ये होता है ना कि मेरी क्या गलती है, दिखाओ कहीं। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए कि भाई तो बच्चों का झगड़ा जैसी बात है कि मेरी क्या गलती, दिखाओ मुझे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट पीपल हु आर होल्डिंग द पावर, दे मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इंडियन सोसाइटी इज डाइवर्स and democracy will survive only when all the stakeholders of democracy are consulted in the right manner. तो solutions और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो देखेंगे, आपको जो PDF दिया गया है उसमें कुछ और भी बातें होंगी, लेकिन इस पूरे विषय पे अपना विचार रखना, उस तर्क के साथ चलना और एक ओपन माइंडेड होके इस चीज़ को स्थापित करना अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये एक बेहतर तरीका रहेगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बच्चे इतना पॉलिटिकल एग्जाम में लिख पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर टू रिजाइन डिस्पाइट बीइंग इम्प्रिजन्ड। हम लोग इस पे आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे कि इस प्रश्न को या इस विषय से कितने और किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। एक तो क्वेश्चन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा कि आप PDF जरूर डाउनलोड करना और प्लस PDF को थ्रू करना। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मेंस के भी क्वेश्चन फॉर्म किए हुए हैं, प्रीलिम्स के भी, दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। लेकिन फिर भी हम RP सर, चूंकि इन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपने, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट को समझाया है। और जैसा कि बार बार आपको गौरव सर कहते रहे कि आप पेन पेपर लेके मंथन प्रोग्राम में बैठिएगा, जस्ट लाइक फन नहीं बैठना है, इस प्रोग्राम को काफ़ी सीरियसली लेना है। तो UPSC में अगर इस पर क्वेश्चन बनता है तो किस डायमेंशन से क्वेश्चन ले जाया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, PT लेवल पे इससे जो क्वेश्चन या आर्टिकल आपको देखने चाहिए, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 85 हो गया, सेशंस। और आर्टिकल 85 देखेंगे तो फिर आपको जितने भी आर्टिकल 85 में वर्ड्स दिए हैं, जैसे प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट, साइनाडाई, डिजोल्यूशन, इन सारे का टेक्निकलिटी थोड़ी देखने की ज़रूरत होगी। तो यू हैव टू गो विद आर्टिकल 5 नंबर 1। उसी तरीके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है आर्टिकल 174 जो विधानसभाओं के लिए सेम टू सेम है, वो विधानसभाओं के लिए। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। दूसरा है कि जब हम सेशंस की बात करेंगे या संसद के डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 118 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 118 में लिखा गया है कि संसद के दोनों सदन अपने कार्यवाही की प्रक्रिया स्वयं तय करेंगे और इसीलिए दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपने सदनों के अंदर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। समझ, यानी कि स्पीकर ही डिसाइड करेगा सदन के अंदर, बाहर नहीं। बाहर तो सुप्रीम कोर्ट है, बट सदन के अंदर आर्टिकल 14 का क्या मतलब होगा या जो भी लॉ है, प्रोसीजर है, वो सदन को पूर्ण पावर दिया गया है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी भी जरूरी है, ताकि सदन अपने निर्भीक होकर कार्य कर सके, बिना दबाव के कार्य कर सके। तो आर्टिकल 118 क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब इस पूरे चीज़ के आने के चलते वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तीसरी चीज़ है कि अब डिक्लाइन के ऊपर जो मेंस का जो प्रश्न बनता है, ये निश्चित रूप से कई तरह के प्रश्न बनेंगे, कई तरह के, जैसे कि रोल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, कैसे इनका चुनाव होता है, नहीं होता है। सर ने एंटी डिफेक्शन का नाम लिया, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के लिए शायद ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लाने से एक चीज़ जो भारत में हुई है, वो अभी शिवसेना वर्सेस शिवसेना केस हुआ 2023 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको और इस्टेब्लिश कर दिया है। बहुत सारे केसेस हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ। इस्टेब्लिश ये किया है सर कि अपने MPs और MLAs पे उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा कंट्रोल होगा। और जब अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे MPs पे पूरा कंट्रोल ही मेरा हो गया, तो उस MP का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह मेरे कंट्रोल में रहता है। और इसलिए क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं सांसदों को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या अवसर है, स्वतंत्रता से ज़्यादा उसको अवसर की तरह देखिए, वो कम हो गया है, क्योंकि हर सांसद अगला चुनाव जीतना चाहता है। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर से पंगे लेगा यार, क्यों लेगा? तो इसलिए अब नहीं बोलते,
क्योंकि अगर अंदर बोलेंगे कुछ तो एंटी डिफेक्शन लगेगा, बाहर कुछ बोलेंगे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ ने हर एक पार्टी को और सेंट्रलाइज कर दिया है, जिससे संसद के अंदर डिबेट में कमी आ गई है। प्राइवेट मेंबर बिल सब नहीं होते। एक जमाना था कि कांग्रेस की तरफ से भी और भी जो पार्टियां थी 50s में 60s में, तो वहां से प्राइवेट मेंबर बिल आया करते थे कि अपने ही पार्टी के मेंबर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ बिल दे दिया। लेकिन अब किसी भी पार्टी में नहीं होता, इसलिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने उसका गला पकड़ लिया है। तो ये जो मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों को मेंस पर्सपेक्टिव से, बट अगेन ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। प्रश्न कोई भी हो, आपका निष्कर्ष का जो डायरेक्शन है क्लियर, नंबर 1 एक चीज़ पे है कि पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है और ये बना रहना चाहिए। इससे हम इतर नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने सुना होगा और अवश्य कीजिए, आप लोग जो नोट डाउन करिए, आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। याद रखिए जून तक ही ये सुविधा हमने दी हुई है, उसके बाद हमारे क्लास का पार्ट हो जाएगा। तो आप ये तरीका जून तक सीखिए, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक। और फिर जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो कोर्स के पार्ट में रहेगा, तो आपको परमानेंटली आपको हर वीक में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में सेपरेट में, यहाँ और गौरबाग में। तो चलिए अब हम हमारे 2 इश्यूज और भी बचे हुए हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब माय स्टूडेंट्स, हम इंडिया नेपाल रिलेशंस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। इंडिया नेपाल रिलेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, और ये प्रॉब्लमेटिक आज से नहीं 2020 से है। अगर पीछे से आप करंट के से लिंक्ड होंगे तो आप याद करिए कोविड के टाइम में 2020 में अचानक से नेपाल के गवर्नमेंट ने चौंका दिया इंडिया को, क्योंकि उस समय केपी शर्मा ओली की सरकार थी। उसने पार्लियामेंट में एक बिल लाकर जो 3 रीजन है, जो इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है, और ट्राई जंक्शन पर जो रीजन है वो है लिपुलेख है, लिम्पी याधुरा है और काला पानी है। अब ये 3 ऐसे हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये 3 ऐसे रीजन हैं जिनको दिखाया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि नेपाल का पार्ट एंड पार्सल है और इंडिया का उस पर क्लेम गलत है। काफ़ी उस समय इस बात का क्रिटिसिज्म हुआ। एस जयशंकर थे, उन्होंने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। एक बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं, बस 2020 की बात है। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। मई 1 वीक की बात है। आप 2 मई को आप लोगों ने भी शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 3-4 मई से ही ये चर्चा में है कि 100 रुपीज़ के नोट में पहली बार ये तीनों रीजन को मैप पर दिखाए गए हैं। भाई ये तो पहली बार ऐसी इस तरह की घटना है। जैसे अब इंडिया में है तो गांधी का फिगर है, वो अपनी किसी लीडर का फिगर देता, या अगर अपनी पहचान या अपने राष्ट्रीय चिन्ह का फिगर, लेकिन एक मैप बना के खासकर इन लिम्पियाधुरा और लिपुलेख और एक काला पानी का रीजन दिखाना, ये तो इंडिया का, पर एक तरह से इसके लिए एक टर्म यूज हुआ है, दैट इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। उसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं जब आप किसी और देश के भूभाग का दावा करते हैं। खैर चलिए, हम 100% अभी नहीं कह सकते कि मामला क्या है, बट दिस मामला अभी डिस्प्यूटेड है। दोनों को अपने अपने एविडेंस देने हैं। इंडिया ने कभी मना नहीं किया, इंडिया ने हमेशा टॉक्स का ओपन रखा अपना गेट। लेकिन अब चलिए, अब इस मुद्दे की तह में जाते हैं कि ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना होगा। एक वॉर हुआ था, उसको बोलते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। आपने नाम सुना होगा, एक ही वॉर हुआ नेपाल के साथ। उसके बाद तो नेपाल ब्रिटिश का अस्थाई परमानेंट फ्रेंड ही बन गया। वॉर था एंग्लो नेपाल वॉर, और 1814 से 16 के बीच चला था। उसके बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, सुगौली की संधि। अब इस संधि में ब्रिटिश ने कुछ भूभाग लिया नेपाल से। उस संधि में एक उसका क्लॉज 5 था, जिस क्लॉज 5 के तहत एक रिवर को डिमार्केट किया गया, उसका नाम था काली रिवर। और काली रिवर से ईस्ट में जो पार्ट है वो पार्ट ब्रिटिश यानी अब वर्तमान में इंडिया का होना था। तो अब देखिए, आप कहेंगे भाई इन तीनों में जब अब डाउट क्या है, डाउट यह है कि जो जैसे लिम्पियाधुरा है, तो ये बेसिकली वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये काली
जो काली रिवर है वो लिम्पियाधुरा से ही निकलती है, तो लिम्पियाधुरा उसके ईस्ट में नहीं है। इन तीनों रीजन के बारे में वो कहते हैं उसके ईस्ट में नहीं है, वो सुगौली की संधि का पार्ट नहीं है। एक नेपाल के एम्बेसडर हैं जो अब 93 इयर्स के, मैंने एक्स एम्बेसडर कर सकते हैं, 93 इयर्स के एज के हो गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जहाँ तक काला पानी का सवाल है, तो ये काला पानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट किया था किंग महेंद्र से कि आप हमें काला पानी दीजिए, वो पोस्ट चाइनीज वॉर के बाद, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच जब चाइनीज एग्रेशन हुआ तो इंडिया को अपने आर्मी को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ी, और काला पानी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था जो इंडिया को चाहिए था, और उसने किंग महेंद्र से उस चीज की मांग की, और किंग महेंद्र ने काला पानी इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। अब यह क्लेम तो नेपाल के डिप्लोमेट का है, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसको कोरोबोरेट नहीं किया है। अब इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि क्या वास्तव में नेपाल के द्वारा वो गिफ्टेड था या उसका क्या स्टेटस है। लेकिन ये बार बार इस तरह का कार्टोग्राफिक एग्रेशन इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में ये एक बड़ा बीटर चैप्टर ओपन करता है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, ऐसा 2020 के बाद ही क्यों? इसकी मैं वजह बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि 2005 से 2015 तक इंडिया नेपाल के बड़े ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे थे, बड़े कॉर्डियल रिलेशन रहे थे। इसकी वजह यह थी कि 2005 में ही आपको याद होगा कि इंडिया ने मतलब मीडिएशन किया था। नेपाल का जो नेपाली कांग्रेस या वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी प्लस वहाँ की जो माओइस्ट पार्टी थी, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके बीच इंडिया ने मीडिएशन किया था। उसी बेसिस पर उन्होंने उस माओइस्ट ग्रुप में हथियार डाला था। देन इट बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ नेपाल। तो वो भारत की मध्यस्थता में संभव हुआ कि वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सका। नेपाल एक गणतंत्र बना। गणतंत्र जो रिपब्लिक के रूप में नेपाल स्थापित हुआ, उसमें भी इंडिया का मीडिएशन है। बहुत कुछ सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर क्या हुआ कि 2015 में जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे 2008 से बनना शुरू हुआ था, लेकिन बीच में वो बहुत समय तक एक टग ऑफ वॉर की स्थिति रही। इसका कारण यह है कि जो तराई वाले जिनको मधेसी कहते हैं, पॉपुलेशन वाइज वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 65%, लेकिन उनका जो वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन में था वो कम करके दे रहा था। तो इंडिया अपने आप को चूंकि मधेसी इंडिया की तरफ देख रहे थे, तो इंडिया ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरवीन किया, और उस समय एस जयशंकर ने कहा था कि भाई देखिए ऐसा है कि भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, क्या आप एक उचित व्यवहार करिए, उनको एक जगह दीजिए, उनको प्लेस क्रिएट करिए आप। तो इस मुद्दे पर नेपाल ने बड़ा ऑफेंडेड फील किया कि भाई आउटसाइड फोर्स होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दैट वाज द वन फैक्टर। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर कि 2015 में जब बातें बहुत बिगड़ गई और जब मधेसी इंडिया से बहुत ज़्यादा सहायता चाहने लगे, तो इंडिया ने एक तरह से उनको एक ब्लॉकेड ला दिया, और ब्लॉकेड बहुत लंबा 134 डेज तक का वो ब्लॉकेड था। उसमें नेपाल में काफ़ी स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हुआ, और नेपाल ने चाइना से हेल्प मांगा, और चाइना ने इसका फ़ायदा उठाकर नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। और उसकी ठीक कुछ समय बाद 2018 में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट बनी, और केपी शर्मा ओली पहले से ही प्रो चाइनीज था, और उसको अच्छा मौका मिल गया। यही केपी शर्मा ओली ने 2020 में पार्लियामेंट में बिल लाकर इन तीनों रीजन को क्वेश्चन कर दिया। अभी देखिए जो प्रचंड की गवर्नमेंट है, बस 2 महीने पहले केपी शर्मा ओली साहब फिर घुस गए हैं सरकार में। उनके घुसते ही करामात देखिए, नोट पर फिर आ गए इन तीनों जगह की छाप। अब सवाल खड़ा होता है कि सोल्यूशन क्या है। तो एक मैंने देखा होगा, एक हैप्पी मोहन जैकब करके लिखते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और मुझे वो बहुत पसंद आया। वो आर्टिकल ये था कि इंडिया डेवलप्ड ग्लोबली बट डिक्लाइन लोकली। माने इंडिया का जो ग्लोबल हेफ्ट है वो बढ़ता जा रहा है। G20 को इंडिया ने लीड किया, G20 में इंडिया वजन रखता है, G7 में उसको इनवाइट किया जाता है इंडिया को बैठने के लिए।
फिर एससीओ में इंडिया बैठता है, क्वाड का बड़ा एक्टिव मेंबर ही नहीं है। इंडो पैसिफिक में सारे पावर्स इंडिया की तरफ देखते हैं। इंडिया को बहलाने फुसलाने के लिए एशिया पैसिफिक का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक रख दिया गया, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले रखा था, शिंजो एबे ने। तो मतलब ये हुआ कि इस तरह से इंडिया को चारों तरफ से सबकी निगाह इंडिया पर टिकी हुई है। यूक्रेन बार बार इंडिया की तरफ गुहार करता है, रशिया भी इंडिया से दूरी बनाने की कोशिश नहीं करता। जहां भी कहीं इंटरनेशनल मीडिएशन की बात होती है तो इंडिया को खोजा जाता। लेकिन आज हमारे नेबर्स हमसे दूर होते जा रहे हैं, यहां पर हमारा जोर नहीं चल रहा। अभी अभी आपने देखा कि हमने कई कंट्रीज के साथ, अब देखिए जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका ठीक है, श्रीलंका से अब हमारा रिलेशनशिप थोड़ा नॉर्मल हुआ है, लेकिन अभी भी उसका टिल चाइना की ओर है। आपने मालदीव्स की स्थिति देखी कि अचानक से एंटी इंडिया वहां पर एक इन्वायरमेंट कायम हो गया। बांग्लादेश में चूंकि जब तक शेख हसीना वाजिद है तब तक हमारा ठीक है, लेकिन जिस दिन बेगम खालिदा जिया आ जाएगी उस दिन क्या हश्र होने वाला है आप समझ में आएगा। ये इंडिया, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया की 3 टेन्योर है। तो खैर चलिए, यहाँ पर ये है। बाकी मालदीव्स हैं, बाकी कंट्रीज हैं, तो उनसे ठीक है, हमारे संबंध अच्छे हैं। भूटान से भी फिलहाल संबंध अच्छे हैं, लेकिन जो नेबरहुड में इंडिया का जो हेफ्ट होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। हम इंडो पैसिफिक में बिजी हैं और चाइना हमारे यहाँ इम्पैक्ट डाल रहा। मतलब एक क्रिटिक का यहाँ तक कहना है कि कोल्ड वॉर के समय से हम आज बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। पिछले 2 सेंचुरी में उतना पावरफुल हम नहीं हुए जितना अभी है, लेकिन पिछले 2 सेंचुरी में इतना बड़ा नेबरहुड का चैलेंज भी हमें नहीं मिला जो अभी मिल रहा है चाइना से। क्योंकि जस्ट हमारे पार्ट्स में, जस्ट हमारे नेबरहुड में एक सुपर पावर कायम हो गया है जो है चाइना, और हर जगह वो हमें मात देने की कोशिश करता है। नेवल फोर्स हमसे उसका कई गुना ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा उसकी इकोनॉमी, लार्जर इकोनॉमी है। वो हमारे नेबरहुड में एक चेकबुक डिप्लोमेसी के सहारे हमारे सारे नेबर्स को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। तो एक सोल्यूशन हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में हमारे जो पार्टी हैं, क्वाड के मेंबर्स हैं, उनको हम साउथ एशिया में उतारें और हम सब मिलकर चाइना को काउंटर करें। काउंटर कोई हम वॉर के ख्याल से नहीं कर रहे हैं, हम इस ख्याल से कर रहे हैं कि वो सब भी हमारे नेबरहुड में उतनी ही सहायता करें। अब देखिए, बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ, यूएसए ने स्टेटमेंट दे दिया। क्यों दिया? पाकिस्तान पर क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? अभी जिस तरह से इमरान खान को अनसेरेमनियसली हटाया गया और आर्मी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच गठबंधन बनकर और जिस तरह से शहबाज शरीफ की सरकार गठित हुई, उससे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक साउथ एशिया में कोई सरकार हो सकती जहां ओपनली इलेक्शन रिगिंग हुआ। लेकिन वहां पर अमेरिका का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? अमेरिका का इसलिए नहीं आया क्योंकि अमेरिका के सह पर ही आर्मी कर रही थी। बांग्लादेश में स्टेटमेंट आ गई, म्यांमार पर उसका स्टेटमेंट आता है। तो ऐसी स्थिति का चाइना फायदा उठाता है हमारे नेबरहुड में, और अमेरिका से हमारी दोस्ती है, और एक बार जब अमेरिका से हमारी दोस्ती है तो बाकी हमारे नेबर्स हमसे खफा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इंडो पैसिफिक के पार्टनर्स को साउथ एशिया में लाना पड़ेगा और उनका अप्रोच और बिहेवियर चेंज करना होगा, तभी हम साउथ एशिया में चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना की जो झोली है वो बहुत मजबूत है और पैसे में बड़ी ताकत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास एक दूसरा हथियार है, सॉफ्ट पावर। बुद्धिज्म हमारा हथियार हो सकता है। हम अपने नेबरहुड में बुद्धिज्म के सहारे कई देशों के साथ अच्छे संबंध कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसकी एक सॉल्यूशन होना चाहिए इंडो पैसिफिक के पार्टनर्स को साउथ एशिया में लाना। तो मैं इसको यहीं, और इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है मेंस का, उसको आप लोग देख लेंगे, और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाला है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा इस संदर्भ में जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपके मेंस में काफ़ी हिट टॉपिक हो सकता है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके मनीष सर कराएंगे। कार्बन फार्मिंग काफ़ी चर्चा में आई है, तो कार्बन फार्मिंग काफ़ी चर्चा में आई है। हो सकता है कि अगले वीक में
हम पॉलिटी में कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। जैसे आज हमने एक टॉपिक आज देखा है कि हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन, और उसमें उसने मतलब एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उसके रिजर्वेशन की बात की है। जैसे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को एससी का स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं, काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। देखता हूँ इस वीक में वो कितना डेवलप होता है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। इस वीक में कार्बन फार्मिंग एक आपका ऐसा टॉपिक है जो मेंस एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसमें मनीष सर से ये पूछना चाहेंगे कि कार्बन फार्मिंग अपने आप में काफ़ी चर्चा में है और माना जाता है जो कार्बन इमिशन इस वर्ल्ड में हो रहा है उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड से तो ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन वेजिटेरियन फूड्स भी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्रीकल्चर होना है तो कार्बन इमिशन होना है, और अब जब हमारा कार्बन इमिशन एक इनटॉलेबल पॉइंट पर पहुंच चुका है तो फिर हम एग्रीकल्चर को कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो कार्बन फार्मिंग उसका एक हथियार हो सकता है। तो हम मनीष सर से पूछना चाहेंगे कि थोड़ा कार्बन फार्मिंग पर प्रकाश डालिए और यह अब बताइए कि ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी है लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है जी। तो ये कैसे संभव है? सर सबसे पहले तो हम जब भी कभी कोई नई तकनीक की बात करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारा कोशिश होता है कि उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसका कैसे ज़्यादा उसको हम एफिशिएंट बनाएं। तो पहले हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि जो कार्बन फार्मिंग है वो फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो कार्बन फार्मिंग का मतलब ये है कि हम जो हमारे वातावरण में कार्बन एमिशन ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ से कैसे वातावरण से CO2 को रिमूव करें और कार्बन जो सिंक है, जो कार्बन स्टोरेज है, उनकी मात्रा बढ़ाएं। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कार्बन सिंक के जो मेन सोर्स है वो हमारा ओशन है पहला। अगर दूसरे की बात करूँ तो हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो इनमें से अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो हम अपने एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं जिससे सिर्फ कृषि का हमारा जो आउटपुट है वही ना बढ़े, साथ ही साथ CO2 का जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वातावरण से वो ज़्यादा हो और उसका स्टोरेज हमारे ज़मीन में हो या फसल में हो या पेड़ पौधों में हो या झाड़ियों में हो, इस तरीके से अगर उनका एब्जॉर्प्शन हो तो कुछ हद तक हम लोग क्लाइमेट चेंज वाली जो क्राइसिस हो रही है उससे भी हम पार पा सकें। और वैसे भी सर अगर एक UPSC एस्पिरेंट की बात करें तो उनमें ये क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए कि एक समस्या को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव से एनालिसिस कर सकें और एक ही तीर से कई निशान लगा सकें। एक तरफ हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं और दूसरी तरफ हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो CO2 एमिशन के चैलेंजेस हैं उसको भी कम करें। इसके कुछ सर मैकेनिज़म्स हैं, जैसे कि अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, कृषि वानिकी, तो उसके अंतर्गत बस ये कहा जाता है कि जो हमारे किसान हैं सिर्फ अपने फसल से ही लाभ ना उठाएं, साथ ही साथ वो कुछ ऐसे वृक्ष का भी वहाँ पे रोपण कर सके जो वहाँ पे फिजिबल हो, जिससे कि उनका आउटपुट बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ से साथ हमारा जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है उससे बचाव हो। हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो हैं सॉइल इरोजन्स को भी रोकती हैं, सॉइल डिग्रेडेशन को भी रोकती हैं, और जो उनके पत्ते होते हैं जब वो ज़मीन पे गिरते हैं, सड़ते गलते हैं तो ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं और अंततः वो हमारे सॉइल का हेल्थ को भी बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ वो कार्बन स्टोरेज की कैपेसिटी भी उनकी बढ़ जाती है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी के अलावा हम और प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारा आज आता है संरक्षण कृषि, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसके तहत हम कोशिश ये करते हैं कि हम कई सारे प्लांट को एक साथ उगाएं, जिसे इंटरक्रॉपिंग भी हम कहते हैं। सॉइल कवर हमेशा प्रॉपर तरीके से बना रहे, सॉइल का जो डिस्टर्बेंस हो वो कम से कम हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो टीलेज होता है, जो खेत की जुताई होती है, वो बस उस लेवल बहुत ही कम हो या बस इतना ही हो जितना उस प्लांट की आवश्यकता हो। इससे क्या होगा कि हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन कम होगा, हमारा सॉइल का जो कटाव होगा वो कम होगा और इसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। इसके अंतर्गत हम और क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें जो हमारा सॉइल को
फर्टिलिटी को बढ़ाए, उसका सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करे, साथ ही बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाए और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, तो इसको भी हम उसके अंतर्गत रखते हैं। और हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस ला सकते हैं जैसे कि वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन की हम बात करें। हम जानते हैं कि जो पानी होता है, जो दलदल क्षेत्र होते हैं, ये कार्बन सिंक का बहुत ही बेहतर सोर्स होता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो हम आए दिन तालाब को, छोटे मोटे गड्ढों को, जहाँ कहीं भी हमारे एक्वेटिक सोर्सेज हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उनको भर के अपना घर बना लिया, एग्रीकल्चर लैंड बना लिया। इससे हमारे कार्बन जो सिंक के सोर्सेज हैं और कम होते जा रहे हैं, तो हम उसको भी कम करने की कोशिश करें और वेटलैंड जो हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको रीस्टोर करें, पुनः स्थापित करें और साथ ही नए वेटलैंड्स का हम विकास करें। इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे चारागाह मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंटेंसिव जो है वो चारागाही होती है, ऐसा है बहुत तीव्रता उनकी ज़्यादा है। क्या करना चाहिए कि मान लीजिए एक क्षेत्र में हमने कुछ दिन तक उगने दिया चारा को, फिर वहाँ पे अपने गाय भैंसों को, कैटल को वहाँ पे चराए, जो पास्चर लैंड का। तो हम क्या करें कि कुछ रेस्ट एंड रिकवरी मेथड को अपना करके हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें। ना ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ना ही पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का उपयोग करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे कि हमारी आउटपुट जो है कृषि की वो बढ़ती जाए और सॉइल का डिग्रेडेशन भी कम हो, तो ये सारे मैकेनिज्म्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कार्बन फार्मिंग के तहत। अब सर आपने कही बात कि चुनौतियाँ क्या हैं, तो एक्चुअली हमें बात करूं तो हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि बेस्ट ब्रेन होते हैं इंडिया में, इन्हीं में से बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है कि कार्बन फार्मिंग क्या होती है। और हमारे देश की जो फार्मर्स हैं ज़्यादातर उनकी लिटरेसी रेट क्या स्थिति में है हम सबको पता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है सर वो होती है अवेयरनेस की। दूसरे में अगर अवेयर हो भी जाते हैं तो ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी, और यदि नॉलेज भी हो गया तो फिर स्किल की कमी, उनको स्किल भी होना चाहिए उसके लिए। अगर ये सब हो भी जाए तो हम जानते हैं कि इसके लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स कुछ इस तरह से होने चाहिए सरकारों के, जो हमारे किसानों को सपोर्ट कर पाएँ इसको अप्लाई करने में। और उसकी भी कमी है, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ पॉलिसी प्रोग्राम बने हैं जो थोड़े इफेक्टिव नज़र आए। हमने देखा यूरोपीय यूनियन में चूँकि वो बहुत सक्षम है फाइनेंशियली तो वो अप्लाई कर पाए, लेकिन हमारे ही जैसे केन्या है उन्होंने भी अप्लाई किया और कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। तो अगर हम अपने देश की बात करें जहाँ पे मोर देन 40% जनता जो हमारा है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन समस्या है कि हमारे यहाँ फाइनेंस की इश्यूज़ हैं, और फाइनेंस की इश्यूज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है उर्वरक सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। अभी गौरव सर बात कर रहे थे हमारा फाइनेंशियल डेट की हम बात कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में अगर हम ऑलरेडी लोन बढ़ता जा रहा है और ऊपर से हम उर्वरक सब्सिडी और अदर सब्सिडीज़ में पैसे खर्च करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ता ही जाएगा। तो यदि हम कार्बन फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारा फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी कम होगा और इससे हमारा फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा और उनके इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये साथ में चुनौतियाँ और भी हम देश की बात करते हैं तो जैसे सर हमारे यहाँ जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो जो भूमि की चकबंदी हुई थी वो लिमिटेड स्टेट्स में हुई थी, लिमिटेड रीजन, जैसे कि वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में लैंड कंसोलिडेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। और साथ में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा है, फ्रेगमेंटेड लैंड है, और हम न्यू टेक्निक की बात करते हैं तो उसको अप्लाई करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारे इशूज़ हैं जिसको हम एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ समस्याएं और भी आती हैं, नॉलेज की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से। कई बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट का हम रोपण कर दें अपने, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन हम उसके खतरों से अवेयर नहीं होते हैं और इस भ्रम में हम इस जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, हाँ, इनविजिबल स्पीसीज जो होते हैं उनको हम लोग प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ सॉइल को डिग्रेड ही नहीं करते हैं, साथ साथ और अन्य फसलों को भी दुष्प्रभावित कर देते हैं और धीरे धीरे वो अपना जाल फैला लेते हैं और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, सॉइल का हेल्थ ख़राब होता है, फार्मर्स का इनकम कम हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं सर जिसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे अगर इसको समराइज करना चाहें तो हमें नॉलेज, स्किल्स, अवेयरनेस, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ प्रोग्राम के माध्यम से सपोर्ट और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम कहीं एक हद तक पहुंच सकते हैं कार्बन फार्मिंग को लेकर के। ओके, गुड। अब एक बात बताइए, हम थोड़ा सा
इसमें चाहेंगे कि गौरव सर आप थोड़ा इनपुट ये दीजिए, इसमें कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है वो इसमें क्या कर सकता है, कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है? जी सर, एक भारत में बड़ा प्रचलन हुआ है पिछले 10 वर्षों में अबोरी कल्चर का, जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को अर्बन लैंडस्केपिंग में हम कितना प्रयोग कर सकते हैं, इस पे बड़ा काम हुआ है। और इसके थ्रू हम कितना कार्बन सिंक क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया। और इसमें भारत की जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर है। तो इस एरिया में अगर हम अबोरी कल्चर को और कार्बन सिंकिंग को CSR के अंडर अलाउ कर दें और उसको कंपनीज को उसमें एनकरेज करें कि आपका जो 2% CSR खर्च होना है उसको आप कार्बन सिंक क्रिएट करने के लिए या अर्बन लैंडस्केपिंग में अपनी, जैसे आपके ऑफिस बेंगलोर में है तो आप अपने बेंगलोर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आसपास कुछ कल्टीवेटेड फॉरेस्ट या ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट या मियावाकी टेक्निक से फॉरेस्ट लगाइए और उसके लिए जो आपका खर्च होगा उसकी अकाउंटिंग कीजिए, वो हम आपका CSR में काउंट करेंगे, टैक्स छूट देंगे। तो उस तरह कॉर्पोरेट्स भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे और अबोरी कल्चर का बढ़त होने से हमारे शहर सुंदर दिखाई देंगे। अर्बन हीट आइलैंड का जो एक प्रॉब्लम है उसमें कमी आएगी और तीसरा हम कार्बन सिंक भी क्रिएट कर पाएंगे। इसका एक थोड़ा नेगेटिव साइड भी है, वो नेगेटिव साइड है ग्रीन, क्षमा कीजिएगा मैं वो टर्म अभी भूल रहा हूँ, ग्रीन वॉशिंग। जी, तो ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जो कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय बड़ा प्रयोग हुआ था। कॉरपोरेट्स कभी कभी इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं कि वो अपना कोई भी कार्य करेंगे, अब हर चीज़ में वो कार्बन न्यूट्रल ऐड करेंगे ताकि जब कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो इस अनुभव के साथ या इस उम्मीद के साथ ले कि इसका कुछ फ़ायदा पर्यावरण को हो रहा है, जबकि वाकई में उन कंपनीज का पर्यावरण के लिए योगदान बहुत कम रहता है। तो क्या होगा, कंपनी CSR के अंडर बहुत छोटा सा फंड इधर खर्च कर रही है किंतु अपने प्रोडक्ट पर उसका एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा कर रही है और उसके थ्रू एक मिसलीडिंग जो प्रमोशन होता है उसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग टर्म आपको पता होना चाहिए और इसका 1-2 पॉइंट आप छोटा लिख सकते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे लगता है कि बच्चों का हम लोगों ने आज कुछ लंबा, लेकिन बच्चों देखिए टॉपिक्स ऐसे हैं और आपको टोटलिटी में पता हो, एक बार में देखने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग 2 बार में उसको ब्रेक करके देखना, लेकिन टॉपिक को देखना जरूर। और इसमें क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जैसे एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फार्मिंग एज ए पोटेंशियल सोल्यूशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड एनहांस एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, एनालाइज द अपॉर्चुनिटी दैट कार्बन फार्मिंग प्रेजेंट्स फॉर इंडिया। हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है, आप दोनों लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। फिर मैं एक बार याद दिला दूं, जून तक हम आपके साथ हैं, इसके बाद दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर होल, बिकॉज 27 से हमारा जब बैच स्टार्ट होगा तो फिर हमारे इस बैच का पार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।